नमस्कार, मैं रविश कुमार। गौतम अदानी समूह पर रिपोर्ट भारत पर हमला नहीं है। इस रिपोर्ट पर पर्दा डालने वाले भारत पर हमला बता रहे हैं। अगर भारत पर हमला है तो मोदी सरकार के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, चुप क्यों हैं? गौतम अदानी और टमाटर के दाम में एक समानता है। जब टमाटर 200 रुपये किलो हुआ तो मोदी सरकार के सारे मंत्री चुप हो गए। उसी तरह गौतम अदानी के समूह को लेकर पर्दाफाश रिपोर्ट आई तो मोदी सरकार के मंत्री चुप हो गए, जैसे टमाटर फिर से महंगा हो गया हो। तभी बोलने के लिए निकले जब गैस का सिलेंडर 200 रुपये कम किया गया। अदानी मामले पर मोदी सरकार और उनके मंत्री चुप क्यों हैं? मोदी जी का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत पर हमला हुआ है तो मंत्रियों को चुप क्यों रहना चाहिए? यह चुप्पी अदानी से किनारा करने की नहीं है। इस चुप्पी से पता चलता है कि अदानी का नाम आते ही सारे मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अपने ही पुराने लेक्चर भूल गए हैं। इसलिए खबर जहां है वहीं दब जाए, फैले नहीं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक भी मंत्री ने बयान नहीं दिया। कम से कम मोदी के बचाव में ही सारे मंत्री कूद जाते। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं? तो राहुल के सवाल पर मंत्री चुप हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ही सामने आकर बोल देते कि आरोप गंभीर है या नहीं। वित्त मंत्री ही सामने आकर बोल देती। इस बीच पत्रकारों ने एनडीटीवी के बोर्ड के सदस्य और सेबी के पूर्व चेयरमैन यूके सिन्हा से पूछा तो उन्होंने कहा कि 9 साल पहले की बात है, कैसे याद रहेगी। यूके सिन्हा ही जब सेबी के चेयरमैन थे तब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने अदानी समूह के बारे में सबूतों के साथ एक सीडी सौंपी थी। द टेलीग्राफ के देवदीप पुरोहित से यूके सिन्हा ने कहा कि ये सभी जांच के विषय हैं, आप सेबी से ही सीधा सवाल करें। मुझे अब याद नहीं और ना ही उम्मीद की जानी चाहिए कि 9 साल पहले क्या हुआ था, याद रखूं। राहुल गांधी ने यूके सिन्हा के रोल के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए थे। I mean, what is amazing to me is that the gentleman who has done the investigation, right? He is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did? Right? So, it is pretty clear that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. एनडीटीवी बोर्ड के मौजूदा सदस्य यूके सिन्हा को याद नहीं है, सेबी से पूछने के लिए कह रहे हैं, मगर सेबी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यूके सिन्हा को याद नहीं तो इसका मतलब है कि जांच होनी चाहिए ताकि याद आ जाए। उन्होंने सवालों को खारिज भी नहीं किया। अजीब बातें हो रही हैं कि मोदी सरकार के मंत्री का कोई बयान नहीं आता है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफरुल इस्लाम का बयान आ जाता है कि जॉर्ज सोरोस जैसी शक्तियां हैं जिन्हें यह बात चुभ रही है कि भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। बात को कहां से कहां ले जाते हैं, इनका बयान छपा है। यह हालत हो गई है। जॉर्ज सोरोस के बहाने फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को छपने से पहले ही खारिज करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि ओसीसीआरपी भारत विरोधी संस्था है, इसलिए जरूरी है कि हम आज ओसीसीआरपी की बात करेंगे, जिसके पत्रकारों ने ये दस्तावेज जुटाए हैं और अदानी समूह को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है। वैसे आज इसकी वेबसाइट पर वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल पर भी पर्दाफाश रिपोर्ट आई है। अक्षय देशमाने की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड की तालाबंदी के समय किस तरह से वेदांता ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए जनता को अंधेरे में रखकर पर्यावरण के नियम बदल दिए गए। ओसीसीआरपी जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सारे पर्दाफाश रिपोर्ट कर चुकी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई हिंदी का अखबार या चैनल ये सब आपको नहीं बताएगा। गौतम अदानी और विनोद अदानी पर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को भारत पर हमला कैसे बताया जा सकता है? अदानी समूह से जुड़े मामले में विनोद अदानी की भूमिका के बारे में जानकारियां हैं जो भारत के नागरिक तो हैं नहीं, तो यह भारत पर हमला कैसे हो गया? विनोद अदानी साइप्रस के नागरिक हैं, फिर यह साइप्रस पर भी हमला होना चाहिए,
साइप्रस पर हमला क्यों नहीं कहा जा रहा? विनोद अदानी के अलावा ताइवान के चांग चुंग लिंग और दुबई में रहने वाले नासिर अली शबन आहली की भूमिका की बात हो रही है कि ये लोग विनोद अदानी के फ्रंट हो सकते हैं और विनोद की तरफ से अदानी समूह में पैसा लगाते हैं। मामला तो यही है ना, जिसका अदानी समूह खंडन कर रहा है। लेकिन इसमें तो साइप्रस, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों की भूमिका की बात है, तो यह भारत पर हमला कैसे हो गया? राहुल गांधी तो चांग चुंग को चीनी नागरिक बताते हैं। भारत पर हमला तो इसे कहा जाएगा कि देश की इतनी बड़ी कंपनी में एक चीनी नागरिक और दुबई से काम करने वाला और साइप्रस के नागरिक विनोद अदानी क्या कर रहे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है इन रिपोर्ट में। कायदे से भारत पर हमला तो यह सब लगता है। अब आते हैं इस रिपोर्ट को सामने लाने वाली संस्था OCCRP पर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की वेबसाइट आप सभी के लिए उपलब्ध है। इस संस्था के बारे में हमारी सारी जानकारी इसी वेबसाइट से है। यह एक कंपनी है जो अमेरिका में पंजीकृत है, जिसे पत्रकारों का बोर्ड चलाता है, पैसा देने वाले नहीं चलाते हैं। इस संस्था को 20 से अधिक संस्थाएं मुख्य रूप से फंड करती हैं, पैसा देती हैं। इसमें अमेरिका का विदेश मंत्रालय है, ब्रिटेन का एक विभाग है, फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, फ्रांस का यूरोप और विदेश मामलों का मंत्रालय है, डेनमार्क का विदेश मंत्रालय है। इसमें कई संस्थाओं के पैसे हैं। जॉर्ज सोरोस की संस्था भी उनमें से एक है। हम किसी वीडियो में जॉर्ज सोरोस पर भी बात करेंगे, मगर केवल इस एक व्यक्ति का नाम लेकर पूरी रिपोर्ट और संस्था को खारिज किया जा रहा है, ताकि अदानी समूह पर जो रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल टाइम्स में और गार्डियन में, वो जबरन साजिश लगे। बाकी की संस्थाओं की बात नहीं की जा रही है जिनका पैसा इसमें लगा है। अगर OCCRP की रिपोर्ट भारत पर हमला है, तो क्या भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसकी शिकायत फ्रांस, डेनमार्क और अमेरिका के विदेश मंत्रालयों से की कि वे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल संस्था को पैसे क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री तो जून और जुलाई में दोनों देश गए। प्रधानमंत्री ने इनकी शिकायत फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों नहीं की? अभी इन दोनों देश के प्रधान दिल्ली आने वाले हैं G20 में। तो हमें समझना होगा कि यहां दो प्रकार के मामले हैं। दोनों मामलों में अगर संदेह है तो सारी बातें जांच से ही सामने आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि OCCRP की रिपोर्ट खारिज करने के लिए इसके चंदा देने वालों में से किसी एक का नाम चुन लिया जाए और फिर रिपोर्ट को भारत विरोधी घोषित कर दिया जाए। अगर कुछ संदिग्ध है तो भारत सरकार ने जांच क्यों नहीं की? भारत सरकार आधिकारिक तौर पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब हम OCCRP की कुछ बड़ी रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं। हर साल यह संस्था 100 से अधिक खोजी रिपोर्ट जारी करती है। OCCRP का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। इसकी वेबसाइट पर ड्रग्स माफिया पर कई सारी बेहतरीन रिपोर्ट है। फिर ऐसी रिपोर्ट भी है कि पुतिन की पूर्व पत्नी के दूसरे पति ने दक्षिण फ्रांस में महल जैसा घर खरीदा। एक रिपोर्ट बांग्लादेश के शेयर बाजार के रेगुलेटर को $1.25 करोड़ का घपला करने वाले बैंक अकाउंट से रिश्वत मिलने को लेकर है। यूक्रेन से अनाज शेल कंपनियों द्वारा निर्यात किया जा रहा है, जिससे देश का वॉर टाइम रेवेन्यू चोरी हो रहा है। पेंडोरा पेपर्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति के भी अकाउंट है, उस पर भी रिपोर्ट है। चीनी अंडरवर्ल्ड माफिया पर भी रिपोर्ट है। अबू कादिर परिवार ने किर्गिस्तान के भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर करोड़ों डॉलर कमा लिए। इसकी रिपोर्ट के बाद 2017 में स्पेन में 2 दर्जन शेल कंपनियों पर कार्रवाई की गई। ये कंपनियां अपराधियों का पैसा मनी लॉन्डर कर रही थीं। उसके बाद उसी समूह से जुड़ी कई 100 कंपनियां यूके में खोली जाती। इस पर भी इनकी रिपोर्ट है OCCRP की। OCCRP ने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल लेवल पर, दुनिया के स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के 4 बड़े मामलों का पर्दाफाश किया है, जिसका नाम लॉन्ड्रोमैट रखा गया है। मॉरिशस, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, इन सब को टैक्स हेवन कहा जाता है। इन ठिकानों से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यहां पर कंपनी खोलकर अपने अपने देश के बड़े बड़े गोदी सेठ पैसा लगाते हैं और टैक्स बचाते हैं। इन गोदी सेठों का पैसे के अलावा अपना कोई देश नहीं लगता है। इनकी करतूत एक से अधिक देशों में फैली होती है। इसीलिए सवाल है कि यह पर्दाफाश कैसे होगा? गोदी मीडिया के स्टूडियो में नाचने और चिल्लाने वाले एंकर से तो यह काम नहीं हो सकता, उनके बस की बात भी नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल नेटवर्क को पकड़ने के लिए पत्रकारों को भी नेटवर्क बनाना पड़ गया। OCCRP, ICIJ जैसे प्लेटफॉर्म सामने आए,
जो अपराध और भ्रष्टाचार के ग्लोबल नेटवर्क का पता लगाते हैं और भांडाफोड़ देते हैं। कुछ अखबारों और वेबसाइट के भारतीय पाठक 2016 के पनामा पेपर्स, 2020 के पेगासस प्रोजेक्ट और 2021 के पेंडोरा पेपर्स के पर्दाफाश से परिचित होंगे। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के करीब 100 पत्रकारों ने पनामा पेपर्स पर काम किया कई महीने। मोटा मोटी इसी तरह से समझिए कि जब पनामा और पेंडोरा पेपर्स की खबरें आई थीं, तब पता चला कि बड़े बड़े गोदी सेठ बाहर से पैसा लगा रहे हैं और यहां की सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। पनामा पेपर्स में भारत की 900 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों का पता चला था कि ये लोग बाहर पैसा छुपा रहे हैं। 20,000 करोड़ से अधिक की अघोषित रकम का पता चला। 2021 में मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल के जवाब में सरकार ने यह माना है और कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मल्टी एजेंसी ग्रुप में इसकी जांच ईडी, रिजर्व बैंक और इनकम टैक्स मिलकर कर रहे हैं। सरकार ने तो यह नहीं कहा कि भारत पर हमला हो गया। केवल अदानी के समय यह क्यों कहा जा रहा है? सरकार ने तो पनामा पेपर्स के चलते अक्टूबर 2021 तक 150 करोड़ का टैक्स भी हासिल किया। तब क्यों नहीं कहा गया कि भारत का नुकसान हो गया और यह भारत पर हमला है? पनामा पेपर्स तो कई देशों के गोदी सेठों का पर्दाफाश करता है। पनामा पेपर्स की पहली रिपोर्ट के बाद ओसीसीआरपी ने भी इसकी दूसरी कड़ी में अपनी छानबीन की, जिसकी जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब दुनिया भर के गोदी सेठों की बिरादरी गलत नहीं है, ड्रग्स माफिया और ठग गलत नहीं है, इन अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को पकड़ने वाले पत्रकार ही केवल गलत हैं, क्योंकि वे कई अलग अलग देशों के पत्रकार हैं और मिलकर अदानी समूह के बारे में खोजी रिपोर्ट सामने ले आते हैं। क्या इसे पता करने के लिए 50 देशों के 100 पत्रकारों के साथ काम करना भारत पर हमला है? किसी देश पर हमला है? आखिर ये कौन लोग हैं जो भ्रष्ट कॉरपोरेट को बचाना चाहते हैं? आए दिन छापों का डर दिखाकर भारत में विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। तब तो नहीं कहा जाता कि एजेंसी लगाकर विपक्ष को खत्म करना भारत पर हमला है। यह काम केवल ओसीसीआरपी नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए अच्छे वकील, अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि किसी गोदी सेठ के गोदी चैनल में यह सब मिल जाएगा, हो जाएगा? टमाटर के दाम पर तो स्टोरी चला नहीं पाते बेचारे। ओसीसीआरपी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ओसीसीआरपी बिलीव्स इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। क्या बात है! इसलिए आईसीआईजे जैसी संस्थाएं पत्रकारों को यह सुविधा देती हैं ताकि उनकी रिपोर्ट एकदम ठोस हो, वरना कई देशों के मुकदमे में फंस जाएंगे तो जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनकी रिपोर्ट बहुत ठोक बजाकर प्रकाशित की जाती है और प्रकाशन के बाद असर भी जबरदस्त होता है। आईसीआईजे का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके बोर्ड में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितु सरीन भी हैं। इसे भी पैसा देने वाली कई संस्थाएं वही हैं जो ओसीसीआरपी को पैसा देती हैं। आईसीआईजे को भी जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी पैसा देती है। लेकिन जब आईसीआईजे ने पनामा पेपर्स का पर्दाफाश किया और इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीयों के नाम समेत छाप दिया, तब क्यों नहीं कहा गया कि भारत पर हमला हुआ है, कॉरपोरेट को खत्म किया जा रहा है? किसने कहा ऐसा? अब क्यों कहा जा रहा है? समझने की बात है कि भारत पर हमला केवल 2 लोग कर रहे हैं, वो जो भारत में पैसा कमाकर भारत से बाहर छिपा रहे हैं और दूसरे वो जो इनको बचा रहे हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आईसीआईजे के तहत 105 देशों के 290 खोजी पत्रकार जुड़े हैं। ओसीसीआरपी और आईसीआईजे ऐसे काम के लिए पत्रकारों को ट्रेनिंग भी देती है। आपको लगता है कि भारत के पत्रकारिता संस्थान ऐसी ट्रेनिंग दिलाने की हिम्मत करेंगे? लोग इतना झूठ कैसे बोलते हैं? बरगलाने की भी एक सीमा होती है। ओसीसीआरपी ने इसी साल फरवरी महीने में भारत की प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई पर रिपोर्ट जारी की। क्या वह भी भारत पर हमला था? जब फरवरी में इसने भारत पर हमला कर दिया तो अगस्त तक भारत सरकार क्यों सोती रही? भारत पर हमला का राग अलापने वालों ने सरकार से क्यों नहीं पूछा कि ओसीसीआरपी ने दोबारा भारत पर हमला कैसे कर दिया? यही वो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी, part owned by Reuters, continues to quote
फेक सोर्सेज यानी भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी जिसमें रॉयटर्स की हिस्सेदारी है, उसका झूठे सूत्र कोट करना जारी है। इस रिपोर्ट में OCCRP ने disinfo.eu की एक रिपोर्ट के बारे में बताया है। 12 पन्नों की उनकी रिपोर्ट थी। disinfo.eu यूरोप का एक स्वतंत्र संगठन है जो फेक न्यूज के खिलाफ काम करता है। इसी फरवरी की उनकी रिपोर्ट है जिसका टाइटल है बैड सोर्सेस, हाउ इंडियन न्यूज एजेंसी ANI कोटेड सोर्सेस दैट डू नॉट एग्जिस्ट। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे एंटी पाकिस्तान और एंटी चीन प्रोपेगेंडा चलाने के नाम पर झूठी खबरें दिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए बिना किसी तरह के चेक किए हुए ANI द्वारा किसी लेख को एक ब्लॉग से उठा लिया जाता है। लेखक का कोई अता पता नहीं, उसे थिंक टैंक या एक्सपर्ट बताकर ANI खबर बना देती है। फिर उससे भारत का गोदी मीडिया अपने यहां लेकर प्रसारित करता है और प्रकाशित करता है। आम लोगों तक इस तरह झूठ पहुंचाया जाता है। ये लोग तो लगता है कि एक दिन गोदी मीडिया के झूठ को पकड़ना भी भारत पर हमला घोषित कर देंगे। इसलिए आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घपलों का पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता की इन नई संस्थाओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया अब केवल चापलूसी करती है, वो गोदी मीडिया में बदल गई है। OCCRP में तो अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क के विदेश मंत्रालय का पैसा लगा है। और ऐसा नहीं है कि इनसे पैसा लेकर OCCRP ने इन देशों के बारे में रिपोर्ट नहीं की है। और भी तो डोनर हैं, उनके बारे में नहीं बताया गया। इसकी साइट पर 21 दानदाताओं के नाम हैं। इनमें से एक दानदाता जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर इसे भारत विरोधी बताया जा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि कभी इस पर भी वीडियो बनाएं तो देखें कि जॉर्ज सोरोस क्या बला है, लेकिन अभी के लिए एक जानकारी सामने लाना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र का एक डेमोक्रेसी फंड है। दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है और इस फंड में पैसा देने वालों में भारत का स्थान चौथा है। इसी साल अप्रैल 2023 में इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव और निरुपमा सुब्रमण्यन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के डेमोक्रेसी फंड से जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े कम से कम 68 प्रोजेक्ट को पैसा दिया जाता है जो दुनिया भर में चल रहे हैं। तो भारत पर हमला कहने वाले भारत सरकार से पूछ लें कि संयुक्त राष्ट्र के डेमोक्रेसी फंड में जो पैसा दिया जा रहा है वो सोरोस की संस्था को कैसे पहुंच रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में यह बात उठानी भी चाहिए, क्यों नहीं उठाई गई। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कई देशों के NGO, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाओं को सपोर्ट करता है। अगर जॉर्ज सोरोस इतना बड़ा खलनायक है तो भारत सरकार को तुरंत ही कहना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के डेमोक्रेसी फंड में अब पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इससे सोरोस को पैसा दिया जा रहा है और वो सोरोस उस OCCRP को पैसा देता है जो अदानी समूह के कथित कारनामों का पर्दाफाश कर देता है। कहना चाहिए जाकर कि नहीं। सोशल मीडिया में गुपचुप प्रचार प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, यह भी सोचिए कि जो हम आपको बता रहे हैं गोदी मीडिया के चैनल क्यों नहीं इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जानकारी जुटाकर तथ्यों को आपके सामने क्यों नहीं लाते हैं। OCCRP के संस्थापक हैं पॉल रोडू, रोमानिया के खोजी पत्रकार हैं। उन्हें और ड्रू सलिवन, मिरांडा पात्रुचिक को 2015 में यूरोपियन प्रेस प्राइज दिया गया। 2017 में OCCRP की जिस टीम ने पनामा पेपर्स के लिए काम किया उसे ICIJ के साथ पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। क्या भारत पर हमला करने वाले और OCCRP पर सवाल उठाने वालों को पता है कि इंडियन एक्सप्रेस ने आज क्या लिखा है, किस तरह के संबंधों की बात की है। 1 सितंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, नोट कीजिए कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अदानी समूह में निवेश करने वाली ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जिन 2 ऑफशोर कंपनियों का जिक्र किया है उन्होंने सिर्फ निवेश नहीं किया बल्कि वे अदानी समूह से जुड़ी हुई हैं। यह बात एक्सप्रेस ने पेंडोरा पेपर्स के समय कॉरपोरेट सर्विस प्रोवाइडर ट्राइडेंट ट्रस्ट के दस्तावेजों से ढूंढ निकाली थी। एक्सप्रेस ने लिखा है कि इन कंपनियों से अगर अदानी का कोई भी प्रमोटर जुड़ा है तो इसका मतलब है कि अदानी समूह ने सेबी के प्रमोटर द्वारा निवेश पर लगाई गई 75% की सीमा का नियम तोड़ा है। कॉरपोरेट रिकॉर्ड की जांच कर एक्सप्रेस ने पाया है कि दोनों कंपनियों को अदानी समूह के लोग ही संभाल रहे थे। एक्सप्रेस ने कहा है कि सेबी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यही दोनों कंपनियां अंतिम लाभार्थी हैं। जब पनामा और पेंडोरा पेपर्स का पर्दाफाश इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने किया था तब एक्सप्रेस ने इस पर रिपोर्ट किया था।
इस मामले में अदानी समूह ने एक्सप्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या अब इंडियन एक्सप्रेस भी भारत विरोधी खबरें कर रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स ना दे, जनता के पैसे चुराए, हड़पे और भारत के नियमों को तोड़कर अरबों का काला धन जुटा ले और बाहर भेज दे, और पकड़े जाएं तो कहने लग जाएं कि भारत पर हमला हुआ है। रिपोर्ट करने वाला भारत विरोधी है, भारत पर हमला नहीं हुआ है। इसे एक ही तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है, अगर नहीं हुआ है तो, कि उस कॉरपोरेट की जांच हो और जांच में सारी बातें साबित हो। सरकार ने अपनी तरफ से जांच की घोषणा क्यों नहीं की? संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की बात क्यों नहीं मानी गई? आप जानते हैं कि भारत के अखबार क्या करते हैं, हम बताते हैं। यह दैनिक जागरण है। अब देखिए इसने इंडिया कैसे लिखा है। क्या आपने कभी इस तरह से इंडिया लिखा देखा है? आप लिखते हैं ऐसा, मगर विपक्ष के गठबंधन को इस अखबार ने इस तरह से लिखा है कि पढ़ा ही ना जाए। क्या आप उम्मीद करते हैं कि यह अखबार कभी भी आईसीआईजे का हिस्सा होगा, पनामा पेपर्स का पर्दाफाश करने वाली नेटवर्क की रिपोर्ट छापेगा, खोजी पत्रकारिता करेगा इस लेवल की? जून महीने में ओसीसीआरपी ने गुजरात के संदेशरा परिवार पर रिपोर्ट की है। इस पर आरोप है कि वह 700 अरब डॉलर लेकर भाग गया। क्या तब इस रिपोर्ट को भारत पर हमला कहा गया? अदानी के समय ही क्यों कहा जा रहा है? इनको तो भारत सरकार ही पकड़कर देश लाना चाहती है। भारत का पैसा लेकर भागा, किसी भारत के गोदी चैनल ने क्यों नहीं ये स्टोरी ब्रेक की? जब दूसरे कर देंगे तो आप कहेंगे कि भारत विरोधी खबर है। ओसीसीआरपी भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को उजागर करती है। इसने कई देशों की कंपनियों को, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की है। इसकी वेबसाइट पर 130 रिपोर्ट का ब्यौरा है जो एक साल में आई है। इनकी कुल खोजी रिपोर्ट की संख्या तो और भी ज्यादा हो सकती है। आज के पत्रकारों को, पढ़ने वाले पत्रकारों को इस साइट पर जाकर पढ़ना चाहिए कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। मार्च महीने से लेकर अब तक इसने कई देशों के ड्रग माफिया, राजनेताओं, घोटालों का पर्दाफाश कर दिया है। कनाडा, हांगकांग, चीनी माफिया, दुबई के राजनेता, फ्रांस के रियल एस्टेट के माफिया, रूसी माफिया। इस संस्था की रिपोर्ट का लेवल और दायरा देखेंगे तो आप भारत के हिंदी अखबारों से ठोंगा बनाना भी छोड़ देंगे, ठोंगा भी नहीं बनाएंगे। रद्दी हो चुकी भारत की पत्रकारिता पर कहां तो सबको सामूहिक रूप से शर्म करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पत्रकारिता करने वालों को बताया जा रहा है कि भारत पर हमला कर रहे हैं, ये भारत विरोधी हैं। भारत पर हमला गोदी सेठ कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के मीडिया को गोदी मीडिया में बदल दिया। थर्ड क्लास पत्रकारिता को सोशल मीडिया के ठगों से आप फर्स्ट क्लास की पत्रकारिता साबित नहीं कर सकते। ओसीसीआरपी हर साल उस व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देती है जो संगठित आपराधिक गतिविधियों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल होता है। एक साल इस संस्था ने पुतिन को भी पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया और अजरबैजान से लेकर फिलीपींस के राष्ट्रपति को भी। क्या यह इतनी बड़ी संस्था है कि कभी अमेरिका तो कभी फिलीपींस और कभी वेनेजुएला और कभी भारत पर हमला करती है, भारत विरोधी खबरें करती है? ओसीसीआरपी अपनी रिपोर्ट की असर का भी रिकॉर्ड देती है। इसकी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी खोजी रिपोर्ट के कारण अलग अलग सरकारों ने 10 अरब डॉलर का जुर्माना वसूला, यानी उनके देश को फायदा हुआ। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे 100 से अधिक लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, 600 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, 400 के करीब सरकारी जांच की शुरुआत हुई, कॉरपोरेट के खिलाफ 100 से अधिक कार्रवाइयां हुई। इस स्तर का इसका असर है और इसकी ऐसी पत्रकारिता है। यह संस्था क्या करती है सबके सामने। फिर भी अगर इस तरह का संदेह है कि ओसीसीआरपी भारत पर हमला कर रही है तो सरकार को जांच करनी चाहिए, वेबसाइट से अलग और ज्यादा तथ्य सामने लाने चाहिए और सरकार को आधिकारिक रूप से अपनी बात सामने रखनी चाहिए। अदानी की रिपोर्ट आने से पहले 6 दिन पहले पीटीआई की रिपोर्ट आ जाती है कि ओसीसीआरपी भारत विरोधी है। 6 दिनों तक भारत सरकार इस भारत विरोधी संस्था को लेकर क्या करती रही? इसी तरह अदानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत विरोधी कह दिया, खंडन कर दिया। एक तरफ हिंडनबर्ग है, दूसरी तरफ ये लोग खंडनबर्ग हैं, जबकि उसकी कई रिपोर्ट तो उसी अमेरिका की कंपनियों के खिलाफ है जहां उसका दफ्तर है। दुनिया भर के कई 100 पत्रकार मिलाकर लाखों करोड़ों दस्तावेजों का कई महीने बल्कि साल से भी ज्यादा अध्ययन करते हैं। उसके बाद ओसीसीआरपी, आईसीआईजे अपनी रिपोर्ट लाती है। क्या कोई कमेटी इसकी सत्यता परख सकती है 3 महीने में? क्या सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल कमेटी इस स्तर की जांच कर सकती है? अदानी समूह के बारे में रिपोर्ट आई है, वेदांता समूह के बारे में आई है, तो यह भारत पर हमला कैसे हो गया?
क्या भारत में कॉरपोरेट के करप्शन की बात अब बंद कर दी जाएगी? आप वाकई यकीन करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ भी ऐसा नहीं करती हैं? वैसे भी वक्त हाथ से निकल चुका है, कम से कम आप सतर्क तो रह ही सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।